गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर ग्रेविटेशन। और ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आपने ये पढ़ लिए, इनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, डेरिवेशंस याद कर ली हैं, और तो और आपने इसके खूब सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे आसान है। और अगर आपको क्वेश्चंस की कमी है तो फिर आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आई हैव बंडल ऑफ क्वेश्चंस एंड चैप्टर वाइज एज वेल एज मिक्स्ड। ठीक है, तो अगर आप बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन चाहिए आपको, किस चैप्टर के चाहिए, तो फिर ऑफ कोर्स हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, पेपर शेयर कर देंगे और ऑफ कोर्स उनके आंसर की शेयर कर देंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके 3 लॉ हैं, ठीक है। एक तो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया एंड तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। अब सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, इसकी भाषा को समझना जरूरी है कि पेपर में तुम्हें भाषा ही लिखनी है बेसिकली, ठीक है। तो एवरी प्लैनेट revolves in an elliptical orbit surrounding the sun, and sun is located at one of the foci of ellipse। कहना क्या चाह रहा है कि जो हर प्लैनेट होते हैं ना, हर प्लैनेट वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये होती है इलेप्टिकल ऑर्बिट, इसमें रिवॉल्व करते हैं। और किसको सराउंड करते हैं, किसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, वो होता है सन। ओके, और जो सन होता है वो एलिप्स के एक फोकाई पे जरूर होता है। आई होप आपको पता हो कि जो एलिप्स होता है उसकी 2 फोकाई होती है और वो 2 एंड्स की तरफ होती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक फोकाई पर सन होता है, जैसे यहाँ पर हमने सन बना रखा है, ठीक है। तो हर प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के आसपास घूमती है। द इलिप्टिसिटी ऑफ ऑर्बिट्स इज वेरी स्लाइट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। This universe square law is also called as perihelion। ठीक है, इस ये वाला आपको ये चीज तो जरूर याद रखनी है और ये चीज जरूर याद रखनी है। ओके, ये बस आपको इसको मैंने ज्यादातर देखा है लॉ ऑफ ऑर्बिट या फिर लॉ ऑफ एरिया ज्यादातर आता है, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, that the area swept out by a planet in a given interval of time is constant, या फिर the aerial velocity of planet is constant। समझने वाली भाषा ये वाली है और नंबर भी ज़्यादातर इसी वाली पे मिलता है। ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं मिलते, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रामेटिकल है तो इसको टीचर्स अवॉइड करते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट इन अ परफेक्ट वे। अब चलो शुरू करते हैं। ये बोल रहा है कि जितना एक प्लैनेट जितना एरिया को स्वेप्ट करता, मतलब जितना एरिया चलता है, जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया है ये इसमें चला है। अगर कोई प्लैनेट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसके बीच का जो ये पार्ट होगा वो होगा इसका एरिया स्वेप्ट। और एरिया स्वेप्ट पर टाइम, मतलब कितने टाइम में, कितना एरिया कितने टाइम में, तो उसकी एरियल वेलोसिटी दे देता है। तो जो एरियल वेलोसिटी होती है एक प्लैनेट की वो कांस्टेंट रहती है, ये लॉ ये कहता है, ठीक है। स्पीड ऑफ प्लैनेट इज ग्रेटर व्हेन इट इज क्लोजर टू सन। और जो स्पीड होती है प्लैनेट की वो सन के जब पास होता है तो क्लोजर होता है, ठीक है भैया। हम एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल रहे हैं, स्पीड को थोड़ी कह रहे हैं हम कांस्टेंट। नाउ एरिया ऑफ, जैसे ये वाला हमने दो पार्ट स्वेप्ट करे हैं, तो P1 P2 अपॉन टाइम एंड P3 P4 अपॉन टाइम। तो इनमें से देखो P3 P4 का एरिया बड़ा है और टाइम भी ज़्यादा लगा है, ठीक है। टाइम कम लगा है, सॉरी, अभी हमने बोला ना स्पीड ऑफ प्लैनेट इज ग्रेटर व्हेन इट इज क्लोजर टू सन, इसमें कम लगा है। तो इसीलिए P3 P4 बाई टी एंड P1 P2 बाई टी को जब हम कंपेयर करेंगे तो P3 P4 बाई टी इज ग्रेटर, एंड दिस इज प्रूव्ड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे इसे, अभी इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ द थिंग इज लॉ ऑफ पीरियड, थर्ड लॉ। Square of time period of a planet is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर केस इज, मतलब इसका मतलब क्या है कहने का कि जो टाइम, जितना टाइम लगा है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब के इन द सेमी ऑफ द सेमी मेजर केस। तो इसलिए हमने आर क्यूब लिखा है, क्यूब मतलब रेज़ टू द पावर 3, सेमी मेजर केस को हमने आर लिखा है, ठीक है। मूविंग ऑन, नाउ द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें भी आपको जैसे हमने केपलर्स लॉ पढ़ा, ऐसे ही न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ है। ये भी ज़्यादातर पेपर में इसकी डेरिवेशन भी पूछी जाती है और लॉ के साथ साथ पूछी जाती है। ये तो आपका अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो इसका ये कहना क्या चाह रहा है कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी इन द यूनिवर्स विद फोर्स which is directly proportional to the product of masses of both the bodies and inversely proportional to the square of separation between the centers। देखा जाए तो इसमें बस ये वाली लाइन रखनी है आपको, that every body attracts another body in the universe with a force। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, force which is directly proportional to the masses of the both the bodies and inversely proportional to the square of separation of between the centers। तो अगर आपने डेरिवेशन, ये बहुत आसान लॉ है, ठीक है, इसमें सिर्फ याद इतना करना है। फिर हमने ये 9th में भी पढ़ा है कि m1 m2 के प्रोपोर्शनल है, फिर 1/r²। और जब हम इसको में इन दोनों को कंबाइन करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम g लिखते हैं। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, अब बस इतना था, ये तो ईजी वाला है, सबसे ईजी है। ठीक है, नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म क्या है ग्रेविटेशन की, सबसे पहले देखो ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, ये F12 लगा रहा है इस पे फोर्स और ये F21 लगा रहा है। ठीक है, इन दोनों का सेपरेशन r है, तो F12 क्या है, gm1 m2 r2 r12 यूनिट वेक्टर। ऐसे F21 क्या होगा, ये होगा। ठीक है, r² है, सॉरी मैंने r2 बोल दिया था शायद। फिर यहाँ F21 को हम अगर इसमें जैसे हमने लिखा R21, तो हम यहाँ नेगेटिव का साइन लगा के R12 लिख देंगे। ठीक है, फिर F21 इज इक्वल टू माइनस GM1 M2 R12 कैप अपॉन R²। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। अब अगर ये क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताता है कि बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रल है और कंजर्व है, सॉरी। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको ये डेरिवेशन समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे चैनल के पेज पे जाएं, डेरिवेशंस खोलें, क्लास 11 डेरिवेशन खोलें और वहाँ पर आपको ये सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे। क्लास 11 फिजिक्स की, फिर आप फिजिक्स वाले कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। आई होप दैट इट विल हेल्प यू एंड आई होप कि आप उसे खोल के भी देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या है, रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, क्या रिलेशन है। तो देखो हमें पता है कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये इस बॉडी का नाम है अर्थ। ये कोई भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, लेकिन इंसान का मास बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अर्थ, तो हम कोई बड़ी बॉडी ले रहे हैं। लेट्स सपोज इसका मास है स्मॉल है और इस नीचे वाले का मास है बड़ा है। इसका रेडियस r है, स्मॉल r, और इसका रेडियस है कैपिटल R। तो अगर हमें इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ग्रेविटेशनल लॉ के बेसिस पे देखेंगे तो F इज इक्वल टू GMM अपॉन टोटल डिस्टेंस होता है ना, तो इसलिए हम r प्लस r लिखेंगे, r स्मॉल r प्लस कैपिटल R लिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ हो जाएगी आपकी कि हमें ये पता है कि F इज इक्वल GMM अपॉन R²। r बहुत छोटा है इसलिए हमने r को निगलेक्ट कर दिया है, और हमें ये भी पता है कि F इक्वल टू mg। ठीक है, पहले के हमने चैप्टर्स में पढ़ा है कि F इक्वल टू mg g क्यों आया यहाँ, F इक्वल टू m में तो पता है g क्यों आया, क्योंकि ये ग्रेविटेशन लग रही है इस पर। फिर है mg इज इक्वल टू, अब हमने F को इक्वेट कर दिया, तो mg इज इक्वल टू GMM अपॉन R²। तो g और g के बीच में रिलेशन आ गया विच इज g इज इक्वल टू GM/R²। अब आते हैं इफेक्ट ऑन एल्टीट्यूड ऑन g, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन g। ओके, सो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ है,
बस यहाँ पे एक और बॉडी जो नहीं है, यहाँ पे फ्री बॉडी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, पॉइंट बी ए, और ये सेंटर ऑफ दिस अर्थ, देन आर इज द रेडियस, एम इज द मास, एच इज द हाइट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जी क्या करेंगे, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज एट पॉइंट ए, जी की वैल्यू अर्थ पे ए है, ये हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये हो गया क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे पॉइंट ए पर है, विच इज जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर जी की वैल्यू पॉइंट बी पे एच है, एट एल्टीट्यूड एच क्या है, जी डैश इज इक्वल टू आर प्लस एच स्क्वायर। मतलब पहले हमने इसकी निकाली, फिर हमने इसकी निकाली। ठीक है, अब हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो जी डैश अपन जी हो जाएगा इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच स्क्वायर। और ये कब एप्लीकेबल है, जब एच को हम आर से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे 1/1 प्लस एच अपन आर स्क्वायर, क्योंकि हम इसमें से कॉमन ले लेंगे और हम करते करते बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। इससे आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2h बाई आर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। सेम कंडीशन एप्लीकेबल व्हेन h इज स्मॉलर एज कंपेयर टू r। कंपेरेबल है और स्मॉलर है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है हमारा कि जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है डेप्थ से। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे ये अभी आप पहले इसको ऑब्जर्व करें, पॉज करके ऑब्जर्व करें इस फिगर को और खुद समझने की कोशिश करें। ठीक है, पॉइंट पॉज करके देखिए, अब मैं शुरू कर रही हूँ। पॉइंट ए ऑन स्क्वायर ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज m, मास ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r माइनस डी बी m डैश। ठीक है, इसका मास है m डैश और इस पूरे का मतलब जो पूरी अर्थ है उसका मास क्या है, m। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी एट ए क्या है, वैल्यू ऑफ जी एट ए हमने पहले भी पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन देखी थी इसकी, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं जी इंटू आर स्क्वायर, जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी बाई 3 पाई आर स्क्वायर रो। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इसको सॉल्व करके, मतलब ये हमारा डेरिवेशन है, मैंने पहले बता दिया कि हम डेरिवेशन हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें इफेक्ट ऑन जी ऑफ डेप्थ जो है पूरा आपका डेरिवेशन है आपका। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, जो मेरा डेरिवेशन वाला पार्ट है उसी में इसको कवर अप कराऊंगी, वरना ये वाला वीडियो का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। एंड मैंने ये वाली वीडियो इसीलिए बनाई है कि बस आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ग्रेविटेशन में है क्या क्या। ऑल्दो ग्रेविटेशन इज फुल ऑफ डेरिवेशन, पर बच्चे को थ्योरी आनी चाहिए पहले, थ्योरी से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आपकी डेरिवेशंस तो होती रहेंगी, डेरिवेशंस तो आप एक बार लिख लो फिर प्रैक्टिस करो, हो गया। पर आपको जिस चीज़ से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला में अपनी ग्रेविटेशन वाली जो सीरीज आएगी उसमें डाल दूंगी मैं। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज ऑफ वेट विद डेप्थ, ये वाला भी इसका पार्ट है, इसमें डेरिवेशन ही है। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये होती है इंटेंसिटी किस चीज़ की, ग्रेविटेशनल फील्ड की, किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, और वो दी जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास से। ठीक है, जैसे फोर्स क्या हमने कैसे निकाला था, F इक्वल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स पर यूनिट मास, तो मास से डिवाइड कर देंगे विच विल बी जी एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एम नॉट। तो एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेंसिटी। ठीक है, मूविंग ऑन, इंटेंसिटी ये हमने अभी फॉर्मूला निकाला। ठीक है, फिर वेक्टर क्वांटिटी जब हम इसकी निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस जी एम आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्यों है, ये बताता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड दूसरी तरफ उल्टी तरफ में लगती है ना, तो इसलिए ये अट्रैक्टिव नेचर को सिग्निफाई करता है। ठीक है, और यह इंटेंसिटी हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है कितना आपने वर्क किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। जब आप एक बॉडी को जिसका मास यूनिट मास यानी कि m मास है उसका, फ्रॉम इन्फिनिटी टू
एनी पॉइंट दैट यू नो विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे तुम इन्फिनिटी से एक यूनिट मास बॉडी यानी 1, जैसे 1 kg हो गया, ठीक है, 1 kg की बॉडी को आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट P, मान लो एक पॉइंट P पे तुम ला रहे हो बिना एक्सीलरेशन के, और उसमें जितना आपको काम लगेगा दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी व्हेन इट इज एट पॉइंट ए मतलब कोई भी पॉइंट इन द यूनिवर्स, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्टेंस वी हैव नो आइडिया, सो हम इसको x ले लेते हैं कि जितना भी डिस्टेंस है वो x मान लिया हमने। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम A टू B, तो हम इसमें यही फॉर्म मतलब हम इसमें डेरिवेशन करेंगे, हम फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से। इसे ये आ गया माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। फिर यहाँ पे अब आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल्स पर केजी या फिर अर्थ पर सेंटीमीटर। जूल्स पर केजी होता है ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट में होता है अर्थ पर सेंटीमीटर। अब इफ आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वी इज इक्वल टू 0। इफ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, अब आपकी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या है ये, बेसिकली हम इसके पहले डेफिनेशन जानेंगे कि इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। वही सेम चीज़, बस यहाँ पे बोला गया है कि उसमें जितनी एनर्जी लगेगी वर्क, जब आप वो वर्क करेंगे तो बिल्कुल सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पर आपका एक मास हो जाएगा क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा इसमें। दिस वर्क इज स्टोर्ड फॉर अप्रूव इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो v इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा एस्केप स्पीड। ठीक है, इसके बाद सैटेलाइट्स वाला कॉन्सेप्ट होगा और इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। एंड आई डू रिकमेंड कि आप इसके बाद जाके डेरिवेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें, और जो जो मैं मेरे इस नोट्स में लिखा हुआ है उसको सम अप करके लिखें। पूरा पूरा नहीं, आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप उसके नोट्स बना के लिखिए, आप सम अप करके लिखिए उसमें। एंड मोर ओवर डेरिवेशन तो एज इट इज़ लिखिए, और जितनी बार हो सकता है उतनी बार लिखिए। ठीक है, सो अब हम एस्केप स्पीड स्टार्ट करेंगे।